तालीम क्या होती है? एक पूरी लर्निंग इकोसिस्टम है। सो फॉर एग्जांपल जापानीज कहते हैं कि पहले 5 साल सिर्फ एथिक्स सिखाएं, डिसिप्लिन सिखाएं। समझ, इमरान खान साहब मेरे स्कूल से पढ़े। मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था, वो टीम में भी रहे मेरे से बहुत ज़्यादा। क्या आपके इख्तलाफ हुए मरीम नवाज साहिबा से? इख्तलाफ फिर राय हो जाता है। आपको पता है उनकी तालीम कितनी है? मास्टर्स आई बिलीव। इमरान खान साहब आके मेरे हल्के के अंदर इलेक्शन लड़े। ये मुस्लिम लीग 30 साल में नहीं जीती थी। मुझे इत्मीनान है अपने लोगों पे कि वो कहेंगे इमरान खान साहब आपने गलत चीज़ें की और मैं एज ए तालीम का सिपाही मैं उनसे ज़्यादा वोट्स लूँगा। आप ईमानदारी से बताएं, यूर ए जर्नलिस्ट, कौन इस मुल्क कौम के 100 दिन यूँ रात को करता था कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली? याद है आपको? अभी एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे नहीं है? खड़ी है। और सियासत क्योंकि हमारा जरिया माश नहीं है, ये एक चीज़ मेरे वालिद ने मुझे पहले दिन की। तो क्यों करते हैं सियासत? और एक हाफिज साहब से अपील करना चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी। कितने अरसे बाद हम देख सकेंगे कि आपकी और दूसरे वज़रा की जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तालीम किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए एक हथियार का दर्जा रखती है, लेकिन हमारा ये हथियार काफ़ी हद तक कमज़ोर है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने इस हथियार को एटमी ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर हथियार करने का बेड़ा उठाया है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सिकंदर हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूँगा, आपको आपके हल्के में इमरान खान कहा जाता है, क्या ये दुरुस्त है? जी, मुझे तो नवाज शरीफ भी कहा जाता है, बट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीटीआई के 80% लोगों ने भी मुझे मेरे हल्के में वोट किया। बट मैं इंस्पायर्ड हूँ अपने लीडर नवाज शरीफ से और ऑनर्ड हूँ कि पीटीआई के लोग भी मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझे वोट करें। अगर आपको कोई इमरान खान कहता है तो आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा? सर, मैं समझता हूँ कि बुनियादी नज़रियाती इख्तलाफ तो मेरा खान साहब से है, बिकॉज़ मैं PMLN में बिलोंग करता हूँ। बट ऑनर्ड इसलिए बिकॉज़ कोई भी अगर आपको वोट करना चाहे, वो जमात इस्लामी से हो। मुझे जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, मुझे लब्बैक के बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, मुझे इंडिपेंडेंट और जो छोटी पार्टीज़ हैं 3-4, हाफिज़ सईद साहब की पार्टी है, उनमें से भी मुझे, हालांकि एक्सट्रीमली राइट विंग पार्टी है, उनमें से लोगों ने मुझे वोट किया है। पीटीआई के बहुत सारे नौजवानों ने वोट किया है, बहनों ने वोट किया है। बट एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मेरी क्योंकि टिकट PMLN की थी तो उन्होंने ट्रस्ट तो नवाज शरीफ को। तो आपको अच्छा लगता है? आप ज़रूर जी, हर कोई लीडर तो मानते हैं ना आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीआई वाले। अच्छा, आपकी थोड़ी तालीमी करियर पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आपने अपना स्टार्ट जो किया है वो गवर्नमेंट स्कूल से किया था, 1 साल पढ़े थे आप, तो कौन सी क्लास थी वो? सर, एक्चुअली जब मैंने HSN जाना था तो मेरे क्योंकि मेरा रूरल बैकग्राउंड है, मेरे वालिद साहब गाँव में रहते थे, तो फिर सब ने कहा कि अब HSN जाने की तैयारी भी से शुरू कराई जाए। तो तब मैं उस ज़माने के अंदर गाड़ियाँ इतनी कॉमन नहीं थी, इवन दो इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ये हम बात कर रहे हैं 1992 की, 1992। एंड आई वाज बॉर्न 86, सो देन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड। तो फिर तब मैं रोज़ घोड़े पे बैठ के, टांगे पे बैठ के शहर जाता था और फिर वहाँ पे मेरे मोहतरम उस्ताद थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनसे मैं पढ़ता था, बल्कि इस हद तक भी 1-1 घंटा तख्ती भी लिखता था। कौन सी क्लास की बात है? दिस इज क्लास 1 के स्टूडेंट के साथ ही मुझे क्लास 1 के साथ? फिर आप उसके बाद बोर्डिंग चले गए फिर उसके बाद में HSN बोर्ड। HSN का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। जब मैं गया तो तब तक मैं सिर्फ STN और NA कॉलेज देखता था। अच्छा। फिर वहाँ मैं गया बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम माय रूरल लाइफ टू अ बोर्डिंग स्कूल, लिविंग विदाउट योर पेरेंट्स। सोचें, एक 6 साल का बच्चा माँ बाप के बगैर। अब हमारे में तो इतना दिल नहीं है कि हम अपने बच्चों को इतने से इतना दूर कर सके, बट बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो इसी डॉम में सिंधी हैं, बलूची हैं, पठान हैं, AJK से लोग हैं, बाहर के मुल्कों से जो पाकिस्तानी, उनके बच्चे भी हैं। तो वो कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस, और फिर अपने फाइनेंसेस 6 साल के बच्चे ने कैसे मैनेज करने। मुझे याद है मेरे चाचा मुझे छोड़ने गए, राना साहब, तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मुझे 80 रुपये दिए
और मैं परेशान कि मेरी जेब से कोई पैसे निकाल ना लें, मुझे इतने पैसे क्यों दे दिए। लिटरली 4 रुपए की कोक होती थी और अगर 10 रुपए कैंटीन में दें तो एक कोक और एक हॉट डॉग के साथ 3 रुपए वापस मिल जाते थे। तो आई वॉज जस्ट वेरी शॉक्ड कि उन्होंने मुझे 80 रुपए एक साथ क्यों दे दिए। तो मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ कि जाइए वापस लीजिए मुझे, उन्होंने कहा नहीं तुम रखो, बिकॉज ही वॉज फोरसीइंग कि मैं बोर्डिंग में होऊंगा, मुझे कोई शॉर्टेज ना हो। बट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस वाज नंबर 1। नंबर 2 आपने अपना बेड खुद बनाना है, डिसिप्लिन, अलाइनमेंट ऑफ योर बेल्ट एंड योर बटन्स, पॉलिशिंग योर शूज। सो वो हम्बलनेस और फिर दुनिया के हम्बलनेस आपने एचईएसएन से सीखी? मेरा ख्याल है बस हर कोई बराबर था, तो गरीब अमीर के बच्चे का भी फर्क ही नहीं था। गरीब बच्चा एचईएसएन सर जरूर, बिकॉज देखें एचईएसएन का क्राइटेरिया, सो ये चीफ्स कॉलेज कहा जाता था, बट हमारे साथ कई बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर पेरेंट्स कोई फाइनेंशियली बहुत अमीर नहीं थे, बट उनका ख्वाब था अपने बच्चों को एचईएसएन भेजना। कई इस तरह के मैं नाम आपको बता सकता हूँ अपने बैच से ही, और वो सारे सूबों से थे। तो एचईएसएन की फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा महंगा नहीं था तब, बट बाहर कैफ एचईएसएन का एडमिशन जो है वो मुश्किल था। बट क्योंकि जो बोर्डिंग में जाते थे फिर उन्हें ज़रा थोड़ी सी आसानी मिल जाती थी कि बोर्डिंग में हर कोई डालता नहीं है, तो तब कंपटीशन इतना ज़्यादा बोर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। बट बहुत ज़्यादा इस तरह के बच्चे थे जो हम्बल बैकग्राउंड से भी थे हमारे साथ, और अभी तक मतलब ज़रा शेखोपुरा ननकाना से भी ऐसे बच्चे हमारे साथ थे। तादाद कम थी बट थे ज़रूर, बट हमने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट दोस्त भी वो हो सकता था। सो एक मीडियोकर फैमिली का बच्चा और एक रईस के ख़ानदान का बच्चा, अगर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो आप यू कैन इमेजिन के किसी जगह पे वो ये नहीं सोचते कि ये मेरे से कम अमीर आदमी का बच्चा है। तो इसलिए हम्बलनेस, क्योंकि आप हर किसी से इक्वली ट्रीट करते तो बच्चे तो वैसे भी हम्बल ही होते हैं बड़े होकर। नहीं सर, ये चीज़ें आपको सिखाई जानी ज़रूरी है। अगर आप ये फाउंडेशंस में नहीं सिखाते, मेरा ये मानना है। सो फॉर इंस्टेंस मेरा जो बैच है उसमें बहुत ज़्यादा मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब इस टाइम MNA है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, रूममेट हैं। मुस्तफ़ा महमूद साहब MNA है, जैन कुरैशी MNA, मूसा गिलानी MNA, हैदर गिलानी MPA है। इसी तरह एमल वली ख़ान हमारा रूममेट था। इसी तरह उमैर अब्बास काइम खानी और अब्बास खान हमारे 2 बैचमेट्स हैं। माशाल्लाह दे मेड अ फॉर्च्यून, कई मुल्कों में उनका काम है, दे डूइंग रियली वेल। इसी तरह साट अमन, दानियाल खान, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं हमारे बैच के, डन एक्सेप्शनल वर्क इन लाइफ अदरवाइज, बिकॉज उन्होंने ज़िंदगी में शुरू से वो जो डिसिप्लिन सीखा वो मेंटेन रखा। आप यकीन माने अभी भी मुझे ज़्यादा ये अर्ज झूठ ना बोलने की मुझे एचईएसएन से याद है दिल्ली, कि आप कैसे अपने दोस्त से झूठ बोल सकते हैं। और जब हम बोर्डिंग से बाहर आए तो अजीब सा लगता था कि दुनिया एक दूसरे से झूठ बोलती है, बट ये वैल्यूज़ क्योंकि फाउंडेशन से सिखाई गई, ये हम्बलनेस फाउंडेशन से हमें सिखाई गई क्लास 1 ऑनवर्ड्स। मतलब ये नहीं होता था कि किसी का वालिद मिनिस्टर है तो उसके कमरे में AC हो, नहीं हो सकता। सारे इक्वली एक ही टाइप के बेड पे सोएंगे, एक ही पंखे के नीचे। तो अगर रात को गर्मी लग रही है तो हमें अगर बाहर जा रहे हैं, अपनी शर्ट्स गीली कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का बेटा भी वैसे ही, प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी वैसे ही। कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं है, ना उनकी सिक्योरिटी अंदर आ सकती है, ना उन्हें इस तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो इसलिए हम्बलनेस, बिकॉज इक्वालिटी इज नंबर 1 ऑल्सो। तो जब सब एक जैसे होते हैं ना तो सब खुद ही हम्बल हो जाते हैं। अच्छा, आपने बड़े बड़े नाम लिए जो इस वक्त सियासत में मौजूद हैं, आपके बैचमेट थे, क्या रीजंस थी? बिजनेस में भी हैं, तो क्या रीजंस थी कि जो भी वहाँ से निकला तो कोई बड़ी जगह पर जाके बैठ के, हालांकि जो गवर्नमेंट से पढ़े थे वो बड़ी बड़ी जगह पे नहीं पहुँच पाए? गवर्नमेंट से पढ़े हुए भी उस तरह से नहीं है। ब्यूरोक्रेसी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट से आपके सीनियर, अरे हमारे स्कूल से ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। तो मेरा एक ही बैचमेट, बट आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ऑनर्ड कि वो रब नवाज मतियाना 100% ऑनेस्ट। तो ऑफिसेज में वही गए, मुस्तफ़ा सजाद इज़ 100% ऑनेस्ट, बट बाकी ज़्यादा लोग उसमें नहीं जा सके बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज और फिर लम्स के बच्चों में ये ज़्यादा चीज़ें पाई गई और वो रिफ्लेक्ट किया। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में, उनके बैचमेट आप देखें, मुश्ताक सुखेरा साहब देखें, बाबर याकूब साहब देखें, सैफ चट्टा साहब देखें, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने अपना नाम, राना नसीम साहब देखें, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा नाम पैदा किया। बट लीडरशिप स्किल्स जो है शायद वो एचईएसएन में सिखाई जाती थी। तो वहाँ पे वो निज़ाम कि हमने कम्पीट करना, तो आई वाज अल्हम्दुलिल्लाह माय प्रीफेक्ट इन जूनियर स्कूल, आई वाज माय कॉलेज प्रीफेक्ट इन प्रेप स्कूल जो एलिमेंट्री होता है, और फिर सारे स्पोर्ट्स के अंदर भी और एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्शनल थे। तो शायद वो लीडरशिप स्किल्स पे एम्फेसिस था, इस वजह से लीडर्स भी प्रोड्यूस हुए। अच्छा, उसके बाद आप कनाडा चले गए, टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। अच्छा, वहाँ से आपने इकोनॉमिक्स किया? जी, स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स विद अ माइनर इन पॉलिटिकल साइंस। फिर वहाँ से मैं आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैजरिक है
एक चेक रिपब्लिक में छोटा सा टाउन है ब्रिनो, बड़ा खूबसूरत पीसफुल टाउन है। फिर वहाँ से मैंने एक सेमेस्टर अब्रॉड किया यूरोपियन हिस्ट्री में। फिर मैं पाकिस्तान आ गया 2009 में। प्लान ये था कि सिर्फ 2-4 महीने रहूँ, बिकॉज मैंने कुछ काम शुरू किए थे कनाडा, बस फिर यहीं पे हूँ और यहीं। आपने मुख्तलिफ किस्म का एजुकेशन सिस्टम चखा है, आपने गवर्नमेंट का निज़ाम देखा, आपने एचईएसएन देखा, आपने बाहर का निज़ाम देखा, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? सर मैं समझता हूँ कि देखें, एक तालीम जो है ना, ये एक बड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट अब हो गया है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की और इम्पोर्टेंस है। मतलब मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन नहीं ली, मैंने प्री स्कूलिंग नहीं की, और मुझे मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त और फ्रेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेशली फीमेल्स बड़ा टीज करती थी कि तुम्हारा कितना डिप्राइव्ड चाइल्डहुड है, कि तुमने डिज्नी नहीं देखा बचपन में। बट आई इवेंचुअली सॉ इट एंड लुक वेयर आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव नेवर फेल्ट दैट इफ आई डिडंट सी देम। तो मेरा ये समझना है कि अब जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि फाउंडेशन पे काम करें, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम इस तरह के लेके आएँ। फिर जो फ़र्क है हमारा सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों का, तब इतना ज़्यादा नहीं था। तब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी डिमांड थी, बट पब्लिक सेक्टर की भी डिमांड थी। तो सारे लोग पब्लिक सेक्टर से स्कूलिंग से ही, आप देखें, आपने इस बार देखा है कि लाहौर बोर्ड की तरह पंजाब के 9 बोर्ड्स में बुरे तरीन हालात के बावजूद बच्चे टॉप जो हैं वो 9 में से 6 सरकारी स्कूलों के किए हैं इस दफ़ा। तो फ़र्क जो है ना वो एक्सपैंड होता गया, बड़ा होता गया, प्राइवेट स्कूल्स ऊपर जाते गए, गवर्नमेंट स्कूल्स नीचे आते गए। तो अब उस फ़र्क को ख़त्म करना मैं समझता हूँ कि मेरी, बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि मैंने सारे सिस्टम्स देखे हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स का एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है कि पढ़ाओ, फीस लो, खुद भी कमाओ। हमारा मॉडल वो नहीं है। हमारा मॉडल है पढ़ाओ, फीस ना लो, और 25A को प्रोटेक्ट करो कि 5 से 16 साल के बच्चों की तालीम फ्री है। क्वालिटी का फ़र्क आ गया। अगर हम क्वालिटी अपनी उनके करीब तर लेते जाएंगे ना, तो दैट इज़ वेयर उनका, तो क्योंकि स्ट्रक्चर, अब अगर एक गांव में एक प्राइवेट स्कूल में 800 बच्चे हैं, सरकारी में 600 बच्चे हैं, बट अगर प्राइवेट स्कूल के 300 भी हमारे पास आ गए या 150 भी आ गए, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। ये हमारे लिए नहीं है। हमने सिर्फ क्वालिटी रेज करनी है, और वो कैसे हो सकती है? टीचर्स ट्रेनिंग, बट एक्चुअल टीचर्स ट्रेनिंग जो रिफ्लेक्ट करे ग्राउंड में, टीचर सीखे भी, अगर गवर्नमेंट उस पर स्पेंड करे तो वो रिफ्लेक्ट भी करे ग्राउंड पे, बच्चों के अंदर बेहतरी आ रही हो। अब बच्चों की फाउंडेशन लर्निंग और किस्म की स्ट्रीम्स हम इंट्रोड्यूस करें, और फिर बच्चों को मॉनिटर करना एक बहुत बड़ा मसला है। तो अगर डिजिटल इंटरवेंशन इस लेवल पे चली गई है कि आप क्लासरूम मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन बच्चा दिन में जहाज़ उड़ा रहा था और कौन बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, और फिर जहाज़ उड़ाने की वजह से रिजल्ट अगर ख़राब हो रहा है तो उसे पकड़ लेना है वहीं पे। और फिर पेरेंट्स को, कम्युनिटी को इंगेज करना कि आप देखें कि अगर पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा आज स्कूल में नहीं है, तो वो माँ या बाप कंसर्न होंगे, बट उन्हें बताना तो हमारा फ़र्ज़ है ना। तो स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल स्ट्रक्चर एंड मॉडल, और फिर रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ, अगर मेरा भाई स्कूल में जा रहा है गवर्नमेंट में और कमरे पहले ही घिरे हुए हैं, ये इनफ जगह नहीं है, ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या स्कूल की बिल्डिंग ही इनफ नहीं है, या वॉशरूम्स फंक्शनल नहीं है, या 8 में से टीचर ही सिर्फ 4 हैं, तो मैं तो नहीं जाना चाहूँगा ना। बट अगर आप ये इमेजिन करें कि टीचर्स अच्छे हैं, स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा है, स्कूल देखने में भी अच्छा है, लर्निंग भी ठीक हो रही है और मॉनिटरिंग भी ठीक हो रही है, तो फिर मैं आंखें बंद करके शायद भेज दूँ। तो मैं सिर्फ वो 15-20% बेहतरी अपने स्कूल्स में लानी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एंड इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मसले उससे हल हो जाएंगे। अच्छा, आप ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं और आपने डिफरेंस के अंदर सबसे बड़ी वजह बताई वो टीचर्स की ट्रेनिंग है। किस तरह से ट्रेन करेंगे टीचर्स को? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि हमें बिज़नेस वो लोग सिखा रहे होते हैं जिसने कभी बिज़नेस नहीं किया, हमें साइंस वो लोग पढ़ा रहे होते हैं। शायद मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल्स में भी कम फीस की वजह से वो लोग रख लेते हैं उन्होंने खुद साइंस नहीं पढ़ी होती। इस तरह की चीज़ें होती हैं। आप उसे एड्रेस कैसे कर रहे हैं? सो फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी स्कूल है, अब इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो हमने एड्रेस किया कि आपने स्कूल के अंदर ये कह दिया कि मिनिमम 3 टीचर रहेंगे प्राइमरी में। कौन से 3? तीनों इस्लामियात के बैठे हुए, तीनों ही उर्दू के बैठे हुए। तो अब हमने इंश्योर किया कि अच्छा नहीं, एक साइंस, एक कंप्यूटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और एक आर्ट्स, ताकि तीनों में से एक एक, खाली 3 नहीं, हर किसी स्ट्रीम का एक एक। और अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है वो स्ट्रीम ही डिफरेंट है, तो वो ना साइंस वाले को पता है, ना आर्ट्स वाले को पता है, ना कंप्यूटर वाले को पता है, और ना अरेबिक उर्दू वाले को पता है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए अनदर टीचर, छोटे बच्चों को डील करना, उन्हें सिखाना, जो बिल्कुल ही, अब से अर्ली चाइल्डहुड अब बात कर रहे हैं सर 3.5 साल, 3.5 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, एंड अप टू मे बी 5.5 years।
तो 3.5 साल के बच्चे को और ज़्यादा हैंड होल्डिंग चाहिए, और अटेंशन चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स और हैं, वॉशरूम्स और तरह के चाहिए, लर्निंग और तरह की चाहिए, और लर्निंग भी इस तरह की कि एक्चुअल लर्निंग हो सके। तो ये लर्निंग नहीं कि आपने पढ़ना सिखा दिया कि ये राना सिकंदर हयात लिखा है तो आई एम ए चैम्पियन, तो अगर सिकंदर आगे कर दें और राना पीछे कर दें तो वो परेशान हो जाते कि ये हो क्या गया। सो एक्चुअल लर्निंग इन टर्म्स ऑफ द रियल लर्निंग एक्सपीरियंस, एक सबसे मेजर एजेंडा ये है। और दूसरा ये है कि स्किल्स, तो साथ साथ ग्रेड 5 ऑनवर्ड शायद उन्हें बताना शुरू कर दें कि ज़रूर सोशियोलॉजी पढ़ें, ज़रूर साइकोलॉजी पढ़ें, बट रोबोट्रॉनिक्स भी पढ़ें, इन्वायरमेंटल साइंसेस भी पढ़ें, सस्टेनेबिलिटी भी पढ़ें, एथिक्स और सिविक्स भी पढ़ें। तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल्स में, मज़े की बात ये कि इनके टीचर्स अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि टीचर्स आपके पास, अगर इन टर्म्स ऑफ अदरवाइज देखें तो मैं सोच रहा था कि अगर हमने स्किल्स की कुछ चीज़ शुरू करानी है तो सिविल इंजीनियर्स कहाँ से लाएंगे। फिर हमने सर्वे किया कि 2000 सिविल इंजीनियर्स तो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इसी तरह हमारे पास PhDs भी हैं प्राइमरीज के अंदर, और हमारे पास बड़े कमाल मॉडल हैं जहाँ पे इस तरह एक मैं डॉक्टर शाजिया को जानता हूँ, तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखा रही हैं प्राइमरी स्कूल के अंदर। मैं आर्यान को जानता हूँ, मलका हांस में, आप उसका स्कूल देखें, यू विल बी इम्प्रेस्ड। हमने पिछले दिनों उमरकोट सिंध से एक टीचर किशोर कुमार, आई एक्चुअली through you like to tell the audience and the people of Punjab and Pakistan कि देखें कैसे एक हिंदू टीचर मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ा रहे हैं और किस तरह से ड्रॉ करके पढ़ा रहा है। फाइका की डायरी एक पेज है, DT पंजाब पेज है, और राबिया बसरी एक पेज है। सो वो एक्चुअली बच्चों को ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि फिर उनसे डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं, फिर बच्चों को कहते हैं आप हमें पढ़ाएं। सो लर्निंग एक्सपीरियंस पूरा हो जाए। तो अगर बच्चा 4 साल का जाके टीचर को पढ़ा रहा है, सॉरी 4th ग्रेड का, तो आप इमेजिन कर लेंगे 7-8 साल, तो टीचर को पढ़ा रहा है और सारी क्लास को पढ़ा रहा है, सो ही नोज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। मॉडल्स इस तरह के हैं, बट लाइक आई सेड कि अगर आप 1 साल स्कूल पूछने ही ना जाएं कि टीचर क्या कर रहे हैं, तो अच्छे टीचर्स भी कहते हैं कि हमें पूछ तो कोई रहा नहीं, और फिर सजा जजा कोई नहीं है। 8 साल बाद अच्छा भी प्रमोट, बुरा भी प्रमोट, क्योंकि सीनियरिटी के रूल है। परफॉर्मेंस किधर गई? गवर्नमेंट के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, करीबन $2.5 बिलियन का बजट हो गया। सोचें प्राइम मिनिस्टर जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान के, वो $1 बिलियन लेने मुल्कों में जा रहे हैं। हमारा एजुकेशन का एक सूबे का $2.5 बिलियन बजट है। सो एफिशिएंट स्पेंडिंग, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का मेजर एजेंडा है, और मैं ये समझता हूँ कि वी अलाइंड इट वेरी वेल। सो फॉर एग्जांपल स्कूलों के कमरे जो हैं वो 50 लाख के बन रहे हैं। एक्चुअली गाँव में हम बनाएं तो 10 लाख के बन जाते हैं। तो हमने स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को एम्पावर किया है, इक्विप किया है, उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़ाई है। टीचर रखना है, माली रखना है, कंप्यूटर ठीक कराना है, तो क्यों DO CO मिनिस्टर के पीछे से? 48,000 स्कूल हैं, जब तक वो एप्लीकेशन हमारे पास आती है कंप्यूटर का मॉडल भी नया आ गया होता है। सो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, अ गुड हेड एंड अ गुड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, कमाल किस्म की टीचर्स ट्रेनिंग जो रिफ्लेक्ट करे। खाली ट्रेन करते रहें, वो बच्चों में जाके रिफ्लेक्ट ना करे, आपको कभी फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर टीचर को पता हो कि इन्होंने मुझे लेट्स से इंक्लूसिविटी पे इन्होंने मुझे ट्रेन किया और मैंने जाके वो इंक्लूसिवनेस पढ़ानी है स्कूल में, और इन्होंने मुझे मॉनिटर करना है, तो वो पढ़ाएगा। और अगर मैंने मॉनिटरिंग नहीं करना तो शायद आधे से ज़्यादा ना पढ़े। आप प्राइवेट स्कूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके मॉडल को देख के आप? मैं समझता हूँ कि नहीं, हम शायद उनसे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का हमारा मॉडल ही फ़र्क है ना सर। उन्होंने तो अपना मॉडल बेस ही फीस पे करना है। पैसे आएंगे तो AC लग जाएगा, फीस ज़्यादा आएगी तो बिल्डिंग अपग्रेड हो जाएगी, नया कैंपस बन जाएगा। हमारा वो मॉडल नहीं है, हम तो पैसे लेते नहीं है। बट प्राइवेट स्कूल्स की तालीम से बेहतर तालीम, सो गेज वो हैं। गेज ये है कि ये मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा, और मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में कह सका। उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ कही कि सिकंदर, मैं तुम्हारे से सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब 5वां साल आए ना, तो लोग आंखें बंद करके कहें कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, DGs, इन सब के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं। मेयार वहाँ पे चला गया, तो ऐसे स्कूल बनाना कि तुम्हारी बेटियाँ वहाँ पढ़ सकें, एंड दैट इज़ समथिंग विच, ये आपका टारगेट है? ये मेरा टारगेट। अच्छा, एक और बेसिक सी एक बात कर लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है तालीम क्या होती है? तालीम सर, तालीम एक पूरी लर्निंग इकोसिस्टम है। सो फॉर एग्जांपल जापानीज़ कहते हैं कि पहले 5 साल सिर्फ एथिक्स सिखाएं, डिसिप्लिन सिखाएं। इस तरह हमारे ही ज़माने के अंदर इकबाल ज़री होता था। किसी ज़माने में आप बताते थे बच्चों को कि गाड़ी लेफ़्ट पे लगानी है, बड़ों से कैसे बात करनी है,
टीचर से की क्यों इज्जत करनी है, ऊंची आवाज़ में क्यों नहीं बोलना, गंद सड़क पे नहीं फेंकना, इसी तरह की कई ज़्यादा इस तरह की चीज़ें। तो और वो मॉडल्स एक जापानीज स्कूल की अभी आप वीडियो देखे ना, तो वो बच्चे 500 स्कूल से निकल रहे हैं एक लाइन में, और फिर अगर किसी को आपने टर्मिनल पे पैसे देने तो ऐसे देते हैं, इज्जत से, लेने वाला भी ऐसे लेता है। तो वो हम्बलनेस और वो लर्निंग एक्सपीरियंस में चाहता हूँ। तो तालीम सिर्फ रटा नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छी चीज़ सीखना है, अपनी कौमी जिम्मेदारियों को समझना है, एज ए ह्यूमन बीइंग ये समझना है कि ह्यूमैनिटी शायद हर मज़हब में भी ये सिखाया जा रहा है कि लोगों से अच्छी तरीके से कैसे बात करनी है, अंडर प्रिविलेज्ड का कैसे ख्याल रखना है, इंक्लूसिविटी से कैसे डील करना है। मेरा दोस्त बचपन में अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसे कैसे ओन करना है, उसे कैसे इस फीलिंग में नहीं आने देना, और फिर सीखना भी है साथ साथ। सो वो एवोल्यूशन सीखने की, तालीम इज़ ऑल्सो लर्निंग, इट एक्चुअली इज़ लर्निंग। सीखना हर उस चीज़ के बारे में जिससे आप एक बेहतर आदमी बन सकते हैं, जिससे आप ज़िंदगी में आगे एक्सेल कर सकते हैं, और फिर एजुकेशन से रिलेटेड वो सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली उनके अंदर प्रायोरिटाइज करके, और कमाल किस्म की एक वो लर्निंग। जिस तरह मिस्टर चिप्स है, सब कहते हैं कि तब से कब से किताब है, तो अगर आप उसकी जगह मिस्टर फ्राइज़ लिख दें और बच्चा समझ ना सके, फिर आपके सिस्टम का फेलियर है। आपने बच्चे को लर्न वो कराना है कि चिप्स हो या फ्राइज़ हो, तुम्हें पता है कि ये क्या है, गो राइट ऑन इट नाउ। सो वो अगर लिख दे एक पूरा चैप्टर, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस बुक के साथ अलाइंड हो कि ये बुक में ऐसे लिखा था, कॉन्सेप्ट बुक से ले लिया उसने कि मिस्टर चिप्स किसके बारे में। अब खुद वो अपनी सारी चीज़ें गैदर करके ऐसे लिख सके, क्वेश्चन का आंसर कर सके, MCQs का आंसर कर सके, असेसमेंट्स का आंसर कर सके। ये पर्पज़ नहीं है कि इस तरह हिल के पढ़ते रहो, रटा मारो और चले जाओ, और फिर कोई तो सवाल किताब से बाहर का आ गया। भाई तुम्हें किसने कहा था कि हम पाकिस्तान में जिसने भी तालीम शुरू की कि तुम सिर्फ किताब से सवाल दोगे? किताबें तो 100 किस्म की एक सब्जेक्ट पे होती हैं। तो उससे वो कॉन्सेप्ट समझाना मेरी समझ के अंदर, और ज़िंदगी के तरीके समझाना, ज़िंदगी की तमीज़ सिखाना, ज़िंदगी के चैलेंजेस से डील करना, ह्यूमैनिटी के एंगल से लोगों को देखना, दिस इज़ एजुकेशन। एक चीज़ आपने मिस कर दी। इसके बाद हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक हसूल होता है, इकॉनमी का बड़ा मसला है, नौकरी का हसूल होता है। तो क्या अब बेरोज़गार आप देख रहे हैं, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है? उसका हल भी स्किल्स है। अब देखें, मैं जिस साल पैदा हुआ 1986, उस साल भी स्किल्स लैब्स बनाएंगी। अयूब खान साहब के टाइम पे पायलट कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स बनाए गए, तब लैब्स बनाएंगी, उसके बाद लैब्स बनाएगी। तो अब हमारे पास करीबन तहसीलें हैं 150, और स्कूल्स में लैब्स कंस्ट्रक्टेड हैं 400, मतलब हर तहसील में ऑलमोस्ट 3, बट वो यूटिलाइज नहीं हो रही। क्यों आपने स्किल नहीं किया अपनी इस यूथ को? इस तरह मैंने कहा कि कोडिंग, पाइथन, रोबोट्रॉनिक्स, ये चीज़ें अगर ग्रेड 5 ऑनवर्ड सिखाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमने किस सॉफ्टवेयर स्ट्रीम के अंदर जाना है। हम सिखा रहे हैं, हमने पायलट भी शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि टीचर्स आपके पास इतने स्किल्ड मौजूद हैं? टीचर्स बहुत अच्छे भी हैं, बट अगेन अगर टीचर को आपने कहना है कि पढ़ाएं ही ये 8 सब्जेक्ट्स के अंदर, अब मैट्रिक आर्ट्स और मैट्रिक साइंस, कितने साल से ये ऑप्शन सुन रहे हैं। ओ लेवल्स के अंदर तो आर्ट्स और साइंस का नहीं है कॉन्सेप्ट इस तरह से। उसके अंदर तो आप इलेक्टिव्स इस तरह के भी रख सकते हैं कि जो कि शायद हमारे आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में ही नहीं है। और दुनिया की अलाइनमेंट चली गई, जब आप FA करके जाते हैं तो डिग्री कौन सी कर रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट। बट उस बच्चे को तो 8वीं में अभी तक आप CD-ROM पढ़ा रहे हैं, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से कई चीज़ें ऐसी, और हम ये कर रहे हैं ऑलरेडी, इट्स नॉट लाइक वी नॉट डूइंग इट। हमने 6000 फाउंडेशन लर्निंग कैंप्स जो हैं वो साउथ पंजाब में उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, कि या तो वो 2 दफ़ा फेल हो गया और हमें नज़र आ रहा है कि अब ये गया, और या फिर वो जा चुका है, तो उन्हें वापस लाएं कि अच्छा यार आए देखते हैं कि फंस कहाँ रहे हैं। फिर लेट्स से अगर लिखने में मसला है, तो उसकी लिखाई के अंदर जहाँ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा वो इसे एम्बेड करना है, न्यूमेरिकल डिजिट्स में प्रॉब्लम आ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि इस साल हमने जो 12 अजला में वो सिखाए हैं, अब कंक्लूड होने वाले हैं, तो 6 से 9% बेहतरी आ रही है हर बच्चे में। तो बाहर ये भी दुनिया में मॉडल्स हैं कि बच्चों को ये भी गेज के ना, तो ये तो आपने कह दिया कि रिजल्ट 70% आ गया आपका, वो 30% जो वीक थे वो कौन थे, उन पे एडिशनल काम कैसे करना है। ये थोड़ी ना आपने कह दिया कि जाएं ट्यूशन पढ़ें। ट्यूशन में तो अगर वो 70 के 70 ही दोबारा ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वही वापस आ जाएंगे। उन 30 को कौन आइडेंटिफाई करेगा कि जो वीक हैं, और उन्हें फिर हमने स्ट्रीमलाइन करना है, और वो क्यों वीक है।
क्या स्टंटिंग एक इशू है, जिस तरह आप स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बड़ा मेजर हम शुरू कर रहे हैं, बट इमेजिन करें यार, अगर बच्चे ने रात खाना पूरी तरह से नहीं खाया और सुबह भूखा स्कूल आ गए, तो कंसंट्रेशन स्पैन तो उस लेवल पे नहीं है ना। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसी तरह अगर पंखा नहीं चल रहा, स्कूल का गर्मी का टेम्परेचर है, एक्सट्रीम सर्दी है, तो मैं कैसे कंसंट्रेट करूँगा? मुझे तो ये फ़िक्र है कि मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा। तो इसलिए उन चीज़ों को रिजॉल्व करना जिसकी वजह उस बच्चे के बारे में सोचते हैं, आप और मैं और सब बहुत सोचते हैं कि स्कूल कैसा, टीचर कैसे, सो दैट किड इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके नज़रिए से सोचते हैं कि उससे क्या इश्यूज आ रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में, और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो रही हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्किल्स, अब आपने कहा, तो अब जाएँ गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल जो है मॉडल टाउन, इस टाइम एज ऑफ वी स्पीक मैं आपको इनवाइट करूँगा कि वापसी आप चक्कर लगा के जाएँ। 6000 बच्चे और बच्चियाँ कोर्सेज कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट और जेडीसी की मदद से। 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं लगा। कोर्सेज कौन से कर रहे हैं? हार्वर्ड के, स्टैनफोर्ड के, MIT के, गूगल के, ताकि उन्हें दुनिया के अंदर समझ आए क्या हो रहा है, चिप मैन्युफैक्चरिंग क्या है, चिप इंजीनियरिंग क्या है, डेटा इंजीनियरिंग क्या है। हम तो अभी तक उन्हें वो बेसिक्स नहीं समझा पा रहे कि कंप्यूटर कैसे चलाना है। तो इसलिए स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम आर्ट्स और साइंस के बाद चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है असेंबली में, और इंशाल्लाह स्ट्रीम शुरू कर रहे हैं, मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी, मिडिल इन टेक्नोलॉजी, इंटर इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब आपकी थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं। मैंने कहीं पर सुना कि आपने कहा कि मेरा दिल नहीं करता था मैं सियासत में आऊँ, मैं वापस बाहर जाना चाहता था, उसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजूहत दो थी। मुझे बड़ा शौक था कि मैं डाउनटाउन टोरंटो के अंदर उस टाइम कुछ काम करूँ, एंड आई वाज डूइंग वेल। तो मैंने नैंडोज़ की तब फ्रेंचाइज ली। ये आज से आप सोचें कि वी टॉकिंग अबाउट 2009, 15 साल पहले की बात है। और मेरी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, $5000 जमा हो गए। और मेरे वालिद साहब ने मुझे इजाज़त दे दी कि बिकॉज वी 3 ब्रदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्चुनेट, बट चॉइस मेरी बिल्कुल नहीं थी सियासत। मैं हमेशा ये समझता था कि मेरे बड़े भाई हैं, ही इज़ अ बैरिस्टर नाउ, कि वो पॉलिटिक्स करें, बट मैं समझता हूँ कि कुछ फ़ैसले खुदा ने करने होते, वो शायद आपके कंट्रोल में नहीं होते, वरना हमारी कंप्लीट अलाइनमेंट थी। आई ऑलवेज वांटेड टू बी बिजनेसमैन माई सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस दैट आई डू रन नाउ। बट सियासत में फिर मैंने देखा कि आप बेहतरी ला सकते हैं। जब आप बेहतरी लाते हैं ना, तो वो फीलिंग हुकूकुल इबाद बड़े इम्पोर्टेंट है। क्या सिर्फ एक वाली साहब का कहना था आप सियासत की तरफ मूव हो गए, या कोई और रीजंस भी थी? मेरे दादाजी की अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बड़े कंसर्न्स थे कि मेरे पास रहो। 12 साल बोर्डिंग में रहे, 4 साल यूनिवर्सिटी में भी घर वालों से, अपने दादा के साथ? बहुत ज़्यादा जी। और अगर मैं भी फील करता था कि 16-18 साल घर से दूर रहा हूँ, तो आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने फिर वो 4-5 साल उनके साथ गुजारे। वालिद साहब के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई इस मुल्क के बारे में। और फिर इवेंचुअली जब सब ने देखा कि ये इसे मौका मिलना चाहिए, बिकॉज अंदर अभी फैमिली ऑफ फ्यू डजन कजिन्स, हम सारे जॉइंट स्ट्रक्चर में रहते हैं गाँव में, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो बस फिर जब से जिम्मेदारियाँ आनी शुरू हुई, तो फिर मैंने भी सोचा कि आई शुड एक्चुअली नॉट गो बैक एंड वर्क फ्रॉम। पहले से पता था आपको कि आप एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपकी स्लोगन ही यही था, आप जब कैंपेन करते रहे हैं, तालीम का सिपाही? साहब उसकी रीज़न ये है कि मैं जब 2009 में वापस आया ना, तालीम पे मैं तब से काम कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि बहुत सारे मसलों का हल तालीम है। आपके फाइनेंशियल मसाइल का हल तालीम है। आपकी यूथ जो आज हम सब कहते हैं कि 65% लोग अंडर 35 हैं, उसका हल अब उन्हें किसी तरफ लगाना है। जिस तरह आप कह रहे हैं जॉब्स नहीं मिल रही, अब मैं आपको उल्टा ये कहता हूँ कि मेरे पास अभी करीम वाले आए और वो कह रहे थे कि 100 जॉब हंटिंग हमने की, उन्हें स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए थे, सिर्फ 4 मिले। 96 जॉब्स जॉर्डन चली गई। तो अब अगर हम वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, न्यूयॉर्क स्टेट के डिप्टी का स्पीकर हमारे पास आए, बल्कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों आए, उन्होंने कहा 3.5 साल में नर्स जाती थी अमेरिका, हमने 6 साल में टाइम कर दिए, अब बेटा प्रोड्यूस करना तुम्हारा काम है, प्रोड्यूस करके हमारे तक भेजते जाओ। तो अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो फिर अगैन हमारा कसूर। फिर देन अगैन मैट्रिक FA करा दिया, BA कर ले, MA कर ले, बट किस चीज़ में MA? क्या उसकी डिमांड है? क्या वो डिमांड जो है वो तब तक रहेगी? अब आपने डॉक्टर्स बना दिए इतने ज़्यादा इस मुल्क के अंदर कि आज डॉक्टर को लाख रुपए की तनख्वाह पे सैलरी नहीं मिल रही,
और एक अच्छा ड्राइवर जो है वो भी 70,000 कमा रहा है। तो आप देखें 25 लाख रुपए पर एनम लगाने वाले बाप ने या वालिदा ने या गवर्नमेंट ने अगर वो इन्वेस्टमेंट की है 1.25 करोड़ में 5 साल में डॉक्टर बनाया है, तो लाख रुपए अगर सैलरी पे वो जॉब नहीं मिल रही तो शायद फिर सोचना था ना। तो आपकी शॉर्टेज तो नर्सेज की थी, शॉर्टेज तो फार्मासिस्ट की थी दुनिया के अंदर। तो उस स्ट्रीम को हमने इग्नोर करते हुए इधर 10 साल कॉन्सेंट्रेशन किया, अब इसका सरप्लस हो गया, अब दुनिया नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ जा रही है। एक टाइम आया था ACCAs के पीछे लाके, तो रेगुलेट भी करना हर चीज़ को ज़रूरी है। फिर उससे पहले कॉमर्स के पीछे अब आप देखें कि हम अपने कॉमर्स कॉलेजेस को IT कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं। अब कॉमर्स में एक सरकारी कॉलेज में बच्चा जो पढ़ रहा है वो गवर्नमेंट को 2,70,000 रुपये में पढ़ रहा है, और 2,70,000 रुपये में वो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ सकता है, वो PU पढ़ सकता है। आई थिंक वो शायद करीबन जो है वो अगर कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए UMT लम्स भी पढ़ सकता है कुछ डिसिप्लिन के अंदर, और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी पढ़ सकता है, IBA के क्लोज जाके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं। बट हमारे में अगर पास अगर ये सोचने की सलाहियत नहीं है कि कैपेसिटी तो थी उसकी 4,000 कॉलेज की, बच्चा पढ़ रहा है 300, तो बाकी 3,700 में और डिसिप्लिन ऐड कर देते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नया IT कॉलेज नहीं बना रहे। हम एग्जिस्टिंग कॉमर्स कॉलेजेस के बच्चे अगर 100 हैं या 80 हैं 2 क्लासेस में पूरे आ जाते हैं, बाकी 25 क्लासेस में हम IT शुरू कराने जा रहे हैं, और सस्टेनेबिलिटी की डिग्रीज और एनवायरनमेंट की डिग्रीज और कंप्यूटर साइंसेज की वो डिग्रीज इनकी दुनिया में डिमांड है। तो 81 कॉमर्स कॉलेजेस विल बिकम कॉमर्स एंड IT कॉलेजेस विद को-वर्किंग स्पेस। अगर कोई काम करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग वाज, इट इज़ योर बिल्डिंग, यूटिलाइज इट। अगर आपका कोई कोर्स करेगा तो आप लोग जॉब दिलाएंगे? सर इस तरह की, अच्छा जॉब का ये फिर आपको अगली मजे की बात बताओ कि जॉब्स का मसला नहीं है। आपको कई मुल्कों की लिस्ट आई हुई है कि हमें 6,000 प्लम्बर दे दें, 15,000 ड्राइवर दे दें, 25,000 नर्सेज दे दें, 5,000 कंप्यूटर ऑपरेटर दे दें, AI में ये डिग्री होल्डर दे दें, इतने डेटा एनालिस्ट दे दें, और ये मिडिल ईस्ट भी शामिल है, यूरोपियन मुल्क भी शामिल है। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई दिस यू कैन एक्चुअली गूगल इट, स्पीक टू एनी ऑफ दी एम्बेसीज। मसला आ रहा है कि हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उन्हें प्रोड्यूस करना ये मज़े की बात है कि हम जॉब्स ढूंढते फिर रहे हैं और जॉब्स अवेलेबल हैं, बट क्योंकि हमने उन्हें वो पढ़ाई गलत टाइप की कराई है। MA आपने करा दिया है उसको सोशियोलॉजी में, एक्सीलेंट, बट जॉब रिक्वायरमेंट तो थी MA कंप्यूटर साइंस, या जॉब रिक्वायरमेंट थी आपकी साइकोलॉजी, जो भी वो सब्जेक्ट वाइज भी नहीं कह रहा, डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, हर किसी की इक्वल इंपॉर्टेंस है। या चार्ट अकाउंटेंसी, तो आपने उसे कराए क्यों नहीं? अगर आपने, फिर जिन्हें हमने कराया है उनकी भी क्योंकि क्वालिटी उस लेवल पे नहीं थी। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, अगर आपका मैट्रिक के एग्ज़ाम में इस तरह की बूटी चल रही थी तो फिर आप क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? 8वीं तक को कोरोना ने पास करा देता, मैट्रिक दूसरी बूटी करा देती, लिटरली यूनिवर्सिटी तक अगर उस बच्चे ने पढ़िया ही नहीं है तो व्हाट इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट? और फिर वो जुल्म खुदा का कि मैट्रिक और FA हमारी यहाँ पे डिग्री ले लेते हैं हम, उसके बाद वो कहते हैं अब MCAT दे, अब GMAT दे, IELTS दे, टोफल दे, SAT दे। मतलब क्या मतलब है इस बात का? कैम्ब्रिज के बाद आधी जगह ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आगा खान बोर्ड वालों के लिए रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, 9 बोर्ड्स हैं हमारे पंजाब के अंदर ही, और रेवेन्यू उनका करीबन 100 अरब रुपए है। आप ये इमेजिन करें, और लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हर साल रिपेयर हो रहे हैं, और अगर उनमें हमने वो स्ट्रक्चर्स नहीं लाए, वो टेक्नोलॉजी नहीं लाए, वो बेहतरी नहीं लाए, और उन्हें दुनिया के मॉडल पे नहीं लेके गए, तो ये हमारी गलती है, हमें माननी पड़ेगी। अच्छा, कुछ नाम मैं लूँगा, आपका वो नाम सुन के जो पहला लफ्ज़ आपके जहन में आएगा वो आप ज़रा बोलिएगा। मरियम नवाज साहिबा, लीडर। कभी आपके इख्तलाफ हुए मरियम नवाज साहिबा से? इख्तलाफ फिर राय हो जाता है, तो कैसा रिएक्ट होता है दूसरी तरफ से? बड़ी हम्बली या बड़ी पेशेंटली सुनती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हैं, बल्कि मैं तो बड़ा क्लैरिटी से और बड़ा वोकल हूँ इस बारे में, और मैं जब भी उनसे चीज़ें डिस्कस करता हूँ मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि मुझे ये नहीं पता था कि, मैं ये समझता था कि इन्हें एज चीफ मिनिस्टर इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट से डील करना है, तो शायद ये इतनी पहली 1-2 मीटिंग्स में ना इतनी निटी ग्रिटीज़ में ना जाए, बट ऑनेस्टली उन्हें उन टाइमलाइंस का, उन चीज़ों का, उन एग्जामिनेशंस का, मेथडोलॉजीज़ का, करिकुलम रिफॉर्म्स का, मतलब लिटरली उनसे नीचे अंडरलाइन सिलेबस का, असेसमेंट्स का इतना आइडिया था। शायद अपने बच्चों को बड़ा क्लोजली देख के पढ़ाती रही कि आई वॉज अमेज्ड माई सेल्फ। और फिर खाली यही नहीं कि वो बताती हैं ये करो, उस पर पूरी डिबेट होती है 20-20 मिनट। हम भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, चीफ मिनिस्टर भी सुनती हैं,
एंड आई ऑनेस्टली थिंक, और मैं उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं लीडर ही बुलाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि शी इज़ एन आपको एक्सीलेंट। पता है उनकी तालीम कितनी है? मास्टर्स आई बिलीव, आई हैवंट एवर आस्क्ड हर, बट आई थिंक मास्टर्स। शहबाज शरीफ साहब की तालीम का गॉट नो क्लू मेरी, क्योंकि मैंने उससे काम बड़ा काम किया है। मेरा ज़्यादा हमजा साहब के साथ लाइजन रहा व्हेन ही वेंट टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आई डू नो CM, आई नो शी इज़ डन अ मास्टर्स, बट शहबाज साहब से मेरी क्योंकि चलेंगी। चलें फिर बट एक और मेरा मानना है, ये भी मैं आपको बता दूं, सो जो दुनिया में लोग समझते हैं ना कि अकल और तालीम का भी ताल्लुक है, ऐसे ऐसे दाना लोग हैं, ऐसे ऐसे दाना लोग हैं कि मैंने EWF लंदन में जब पैलेस्टीनियन बच्चों और कश्मीरी बच्चों के लिए आवाज़ उठाई, तो आप यकीन माने कि उकाड़े के किसी गांव के बाबा मोहम्मद बख्श हैं, उस ज़माने के मैट्रिक, वो मेरे वालिद साहब के पास पहुँचे कि मैंने इस लड़के को मिलना है। तो मैंने कहा बाबा मुझे काम बता दें, इनका क्या है, इतना सफ़र करके आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहे हैं बस मैंने तुम्हें मिलना है। तो मेरे लिए ख़त लिख के लाए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारी बातें सुनी, अब नाउ यू इमेजिन के सिर्फ मैट्रिक है, बट उन्होंने वो हिस्ट्री के इवेंट्स लिखे हुए थे जिनकी वजह से पैलेस्टीनियन बच्चों के लिए इश्यूज क्रिएट हुए, कश्मीरीज के लिए क्रिएट हुए, और एक छोटा सा ट्रिब्यूट और एक बड़ा मुश्किल सा शेर, और वो जो शेर था वो भी हमारी ज़ुबान में नहीं, पर्शियन में। तो मैट्रिक पास बंदा पर्शियन पढ़ना जानता है, और पर्शियन का शेर मेरे लिए लिख के लाया कि तूने इन सब गरीब बच्चों की आवाज़ जो बुलंद की है उसका मफहूम मैं आपको ये बता रहा हूँ। वो मेरे दिल को छू गई, और मैं सिर्फ तुझे ये सलाम पेश करने आया हूँ कि तेरे जैसे लोग दुनिया में आवाज़ उठाते रहें तो शायद इंसाफ जो है वो मिलता रहेगा। तो काफ़ी लोग इंस्पायर हैं। अच्छा, दोबारा हम नाम पे आते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या चाहिए? आई थिंक शहबाज साहब वुड बी ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, हमजा शहबाज साहब, वर्कर। और नवाज शरीफ साहब, I think he is a statesman. आसिफ अली जरदारी साहब, When I consensus builder, बिलावल भुट्टो साहब, he's young and energetic. मौलाना फजलुर रहमान साहब, Maulana Saab has got a lot of Islamic wisdom. इमरान खान साहब, Blatant liar. बहुत सख्त मौक़िफ़ है आपका। क्योंकि झूठ बोले नहीं। देखिए हमें सबको अक्ल समझ। इमरान खान साहब मेरे स्कूल से पढ़े, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था, वो टीम में भी रहे मेरे से बहुत ज़्यादा। बट देखिए कि एक ही दफ़ा ये कहना कि पहले ये क्लेम करना कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, पहले पूरे 9 साल की बात कर लेते जब मुशर्रफ साहब का टाइम था, मुशर्रफ साहब से दोस्ती, फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाना, तहरीक इंसाफ में आवाज़ बुलंद करना, फिर 2013 के इलेक्शन से पहले फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाना। अब वी डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट किसे नहीं पता कि ज़हीरुल इस्लाम के साथ उन्होंने क्या किया। और 2013 से पहले जो 2012 का जलसा था मीनार पाकिस्तान में, वो किसने कामयाब कराया। फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब आ गए, तो सुन लें ज़रा, सुन लें मज़े की बात। मैं सिर्फ ये सफ़र है क्योंकि मैंने ये देखा अपनी आंखों से। 2013 के अंदर हम आ गए, तो 2013 में उन्होंने इसी तरह रौला डाल दिया कि तो आपने धांधली की 4 इलेक्शन कराए, चारों इलेक्शन हुए, फिर एजाज सादिक ने 5वीं दफ़ा इमरान खान को हराया। आपने देखा फिर वो एपिसोड आ गई कि ताहिरुल कादरी साहब को कौन लेके आया था। ये जेन्युइन चीज़ें हैं, इस मुल्क के यंगस्टर्स के लिए लेसन्स हैं। मैं खुदा से डर के ये कह रहा हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुस्लिम लीग नून में, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज ए पाकिस्तानी हमारी पार्टी में भी बड़ी कोताहियाँ होंगी, हमारी पार्टी ने भी बड़ी गलतियाँ की हैं, हमारी पार्टी ने भी डिक्टेटर्स को असम्बलियों में वोट दिए हैं, हमारी पार्टी से वो कोताहियाँ हुई हैं जिससे ये मुल्क पीछे गया है। बट किसने लबैक के साथ मिल के पहले धरने किए और फिर उन्हीं के 50-50 बंदे मारे। जावेद हाशमी ने किन 3 जजेस का नाम लिया था, ये अभी सिर्फ 6-8 साल पहले की बात है, और कैटेगोरिकली कहा था उसने कि ये 3 जज, और फिर कौन थे पैनामा के 3 जज, और फिर क्या उन्होंने डिसीजन दिया, और फिर कहाँ है आज साकिब निसार साहब, कहाँ गया वो डैम का फंड। और फिर दोबारा उससे बड़ा अलमिया ये हुआ कि फिर नवाज शरीफ को उन्होंने उतारा 2017 में। चलें, एक जुल्म आपने इस मुल्क पे फिर कर दिया, फिर 18 में कौन लाया खान साहब को गवर्नमेंट में। मैं ईमानदारी से उनसे, मेरा हल्का हाजिर है, जो फॉर्म 47-45 करते हैं ना, मेरा हल्का हाजिर है। मैंने बारहा कहा कि मेरा दिल करता है कि इमरान खान साहब आके मेरे हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ें। ये मुस्लिम लीग 30 साल में नहीं जीती थी। मुझे इत्मीनान है अपने लोगों पे कि वो कहेंगे इमरान खान साहब आपने गलत चीज़ें की, और मैं एज ए तालीम का सिपाही मैं उनसे ज़्यादा वोट्स लूँगा।
बट आप सोचिए फिर चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहा हूँ। और मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि जिस टाइम किसी को शक हो, कोई कहे 45 47, वो याद करे 2018 में आरटीएस से क्या हुआ। वो जुल्म, खुदा की कसम, जो इस मुल्क के लोगों के साथ हुआ, हमें 200 वोटों से हरा दिया सर इन्होंने। 13,000 वोट रिजेक्ट करके 1.25 लाख हमने वोट लिए। 2024 में जुल्म नहीं हुआ? 2024 में भी जुल्म हुआ, एब्सोल्युटली। बट इस जुल्म की बुनियाद किसने रखी? ऐसे जुल्म नहीं होते थे जिस तरह के जुल्म इन्होंने किए। कि आप देखें ना कि पहले उनके साथ मिलकर आरटीएस 3 दिन बिठाया, उसके बावजूद नून लीग मेजॉरिटी पार्टी थी, 137 सीटें। ये अभी एक इलेक्शन पहले की बातें बता रहा हूँ। और पीटीआई इलेक्शन में भी इसी तरह से इस तरह हुआ है, मैं एडमिट करूंगा। बट ये गलतियां देखें कि जुल्म, धक्का, धौंस, धांधली, आरटीएस बैठना, फिर भी पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की 137 सीटें, पीटीआई की 119। कौन था जहांगीर तरीन? कहां से जहाज आए थे? क्या उन जहाज़ों में होता था? फिर 137 और 119, 137 माइनॉरिटी बनी और 119 मेजॉरिटी बनी। वही अब्दुल अलीम खान साहब, वही जहांगीर तरीन, वही इमरान खान साहब। मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, मैंने तो तस्लीम की है हमारी पार्टी में बहुत गलतियां हमारे से हुई हैं। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा ओपनली तस्लीम कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, कि हमारे से वो गलतियां हुई। फिर आप ये देखें कि जेन्युइनली शहबाज शरीफ साहब की गुडविल थी, बट ये जो अफसरों से पैसे लेने का रजीम जो फराग गोगी ने और पिंकी पीटनी ने डाला, बुजदार साहब की परफॉर्मेंस देखें सर। पंजाब के सारे एजुकेशन के, क्या हेल्थ के, एवरी इंडिकेटर जो 4 साल सूबे में इन्होंने किया। फिर अगली कहानी, वाई आई से ही लाइज, वाई आई बिलीव इमरान खान इज द लायर। पहले गुलामी नामंजूर, फिर अमरीकी गुलामी नामंजूर, फिर फौरी अमेरिका से दोस्ती भी मंजूर, फिर मतलब वो कैंपेन है ना, ईया का नाबुदू वैया का नस्ताइन। हम क्या मुसलमान नहीं है सर? तमाम लोग मुसलमान। मैंने 150 कमरा गरीबों के स्कूलों के अंदर बनाया है। क्या मैं हुकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहा? क्या मुझे वो कहना चाह रहे हैं कि वो हमारे से सुपीरियर मुसलमान है? कौन मजहब को पॉलिटिक्स के साथ अलाइन करके लाया जो कानों में कहते हैं मजहबी टच लेके आए? ये गुनाह है और लोग फॉलो करते हैं। देखें, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज जब हम भी बनाते हैं तो हम भी इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, बट झूठ नहीं। मतलब सियासत और मज़हब एक साथ नहीं, वो बड़ी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं सर। मैं अगर ईद में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन डोनेशन करता हूँ, मैं मुहर्रम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बांटता हूँ, तो क्या मैं वो खुदा से उसका अजर नहीं पाऊँगा? पाऊँगा सर मैं। वो मेरी और खुदा की बात थी। और अगर मैं अपने आप को और खुदा को मैं सियासत में ला के सामने खड़ा कर दूँ, और फिर वो कफन बांधते होते थे ये इकट्ठे ताहिर अल कादरी के साथ हाथ खड़ा करके, अब कहते हैं कि इस मुल्क के साथ सारे जुल्म इस्टेब्लिशमेंट ने किए। आप ईमानदारी से बताएं, यू आर अ जर्नलिस्ट, कौन इस मुल्क कौम के 100 दिन यूं रात को करता था कि अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली? याद है आपको? वो कौन सा अंपायर था? अभी कौन सा अंपायर? आपसे सवाल पूछा, अरे आप जवाब दें। आप अभी के अंपायर? मैंने आपसे सवाल पहले पूछा। बिल्कुल, कौन सा अंपायर था? ये बात मैं तस्लीम करता हूँ, तमाम लोगों को पता है अंपायर कौन सा था। जाहिर सी बात है पीछे वो एक ही अंपायर था। तो फिर आप देखें कि अगर तो स्टांस हो ना तो ठीक है, मैं अभी एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे नहीं है, खड़ी है। मेरा ये इख्तलाफ हजारों हो सकते हैं, बट मैं कह सकता हूँ कि जावेद हाशमी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसने झूठ नहीं बोला। वो नहीं है मेरी पार्टी में ना हो, बट वो खड़ा रहा अपने स्टांस पे। उसने मुनाफकत नहीं की कि मैं मिल जाऊँ फौज के साथ, तो मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंस के साथ, तो मैं कौन सी MQM इनके साथ इनकी मर्जी के बगैर खड़ी थी पीटीआई के गवर्नमेंट में। वो बलोच नेशनल जो है उनकी मर्जी के साथ खड़े हुए थे। तब तो इसी पाकिस्तान की अफवाज के बारे में कहते थे इमरान खान साहब कि वो पागल है शख्स जो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाओ। मेरी तो जो इनसे इक्वेशन है वो दुनिया में किसी से नहीं है इक्वेशन। तो फिर अगर आपके इख्तलाफ डेवलप हो गए तो फिर आपने इदारों पे हमले शुरू कर दिए। डिसिप्लिन वाइज देखें सर, गलतियाँ इस्टेब्लिशमेंट से भी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। गलतियाँ जजेस से भी, इसमें कोई दो राय नहीं। गलतियाँ सियासतदानों से भी हुई, बट मुनाफकत और झूठ से बचना चाहिए। और मैंने तो एडमिट कर लिया है, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है, मैं वादा करूँ तो पूरा करूँ, और ये भी कोशिश होती है कि मैं झूठ ना बोलूँ। क्योंकि किसी के बच्चे को उस झूठ की लाइन पे लगाना और जब उसने खाई में गिरना है, बिकॉज झूठ का मुस्तकबिल कोई नहीं होता, वो चीज़ मुझे हर्ट करती है। आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग जो मेरा बेसिक डिफरेंस है इमरान खान साहब के साथ। मुझे और लोग जिस तरह आपने कहा कि एट्रीब्यूट करते होंगे कि तू उसकी तरह बातें करता है और तू ईमानदारी के एजेंडे पे चलता है और तू बाकी चीज़ें, बट मैं झूठ और मुनाफकत के एजेंडे पे नहीं चलता। आपने मेरी पूरी कैंपेन में मजहबी टच नहीं देखा होगा,
आपने ये नहीं देखा होगा कि मैं किसी की कभी गुलामी नामंजूर करूं, कभी उसकी झोली में जाके बैठ जाऊं। आज फिर वही अमेरिका के बारे में माशाल्लाह जो बातें कर रहे हैं। लेकिन आपके बड़े बैठे हुए हैं ना। ज़रूर बैठे हुए हैं, पर मेरे वालिद साहब को भी देख लें। 3 इलेक्शन मेरे वालिद ने अंडर 1000 हारे हैं सर, इसी इस्टेब्लिशमेंट ने हराए थे। और जब मैं उन्हें जाके कहता था ना वहाँ के ये देखें उनसे बैठ के को बात कर लेते, तो खुदा की कसम पता है क्या कहते थे? कहते थे कि सियासत का नज़रिया सीटों से बड़ा होता है। क्या कितनी दफ़ा कौमी असम्बली का ऐवान देख लिए, मुझे रोक लिए, इन्होंने रोक लें, लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने ज्यादती की 200 वोटों से हराने की। 2023 के इलेक्शन के अंदर आप आके देखिए, 2024 के इलेक्शन के अंदर 1 लाख वोटों से मेरे वालिद साहब को लोगों ने जिताया कि रोक लिया इन्होंने। हमारे तो हमारे खिलाफ थी। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट लकइयों के साथ थी सर, आईपीपी के साथ थी। नहीं, अगर क्या आपको लकइयों के साथ थी, हमें किसी तरह की, बल्कि हमें तो हम जो शायद सफर करते रहे। मुझे कुछ क्वार्टर्स ने बुलाया इलेक्शन के बाद, हम तो सफर करते रहे क्योंकि ये आईपीपी बैक्ड थे। पहले पीएमएलएन पे प्रेशर डालते रहे कि लकइयों को टिकट दें, वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब डेंट बाज। फिर आईपीपी वालों ने मिलकर काफ लीग वालों से ब्लैकमेल ने कराया कि काफ लीग की टिकट दे दें। आईपीपी के अंदर पहले ही जा चुके थे, एंड में छलांग मारी तो एक ही 3 महीने में चौथा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लिया। और फिर धोखे देखें किस तरह की कि कभी स्लोगन ये चला देना है कि हमारा ये पैनल है, और फिर उसके बाद ये स्लो चला देना है, झूठ लोगों से बोलना शुरू कर देना है कि हम जो हैं जी वो तो हमारे पे ये इंसिडेंट कर दिया था, हमारे पे वो इंसिडेंट कर दिया था। तो आप पिछले 4 साल की कारकर्दगी या CNW मिनिस्टर निकाल लें, कौन नहीं जानता किस तरह सड़कें बेची गई बुज़दार साहब के टाइम पे। प्राइवेट मेंबर्स बिल 6-6, 10-10, 12-12 यूनिवर्सिटीज़ आपने एक सेशन में निकाल दी। आपने कई हाईवेज एक दफ़ा बनाई और फिर सुबह दोबारा बना दी, बिल निकाल लिए। तो ये सारी दुनिया जानती है। तो ये उनके अपने, बट हमें एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। मुझे समझ नहीं आई एक बात कि अगर आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर आपके मुखालिफ खड़ी हो तो आप जीत सकते हैं। हम जीते। हम 2001 के ज़िला नाज़िम के इलेक्शन MNA के बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ MNA का, हम जीते, हम जीत के सो गए। MNA का 2001 का फिर हरा दिया। फिर 2003 में हम तहसील जीते सर, राना इसहाक साहब उसी मुशर्रफ के चमकते सूरज में। हम 2005 के अंदर फिर पंजाब के वाहिद ज़िला नाज़िम जीते और खड़े रहे नवाज शरीफ के साथ। मुशर्रफ साहब कसूर गए, मेरे वालिद साहब ने ऐलान किया कि अगर कोई सरकारी अफसर, मुशर्रफ के डॉन की हेडलाइन थी, जंग की हेडलाइन थी, निकलवा लें। 2005 के इलेक्शन के बाद 2006 की बात कर रहा हूँ। और मुशर्रफ साहब ने मीटिंग की वापस परवेज़ इलाही को कि ये ज़िला नाज़िम रात से पहले जाए, बट कसूर के लोग हमारे साथ खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2008 का इलेक्शन उठाएं, फिर उन्होंने हमें 1100 से हरा दी। उस टाइम पे अलाइनमेंट इस्टेब्लिशमेंट की कहीं और थी, बट कहने का मकसद ये कि अगर उन्होंने 2002 का इलेक्शन हमें हरा दिया, 3 का फिर हम जीते, 5 का फिर हम जीते, लोगों के दिलों से तो नहीं निकाल सकते। और हमारी सियासत वही है, दैट वी आर फॉर आवर पीपल विद आवर पीपल। और सियासत क्योंकि हमारा जरिया माश नहीं है, ये एक चीज़ मेरे वालिद ने मुझे पहले दिन की। तो क्यों करते हैं सियासत? सर इस वजह से भी देखें क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जब ये झंडा उठाया ना, तो नकई तो सरदार थे, नवाब थे, मतलब इनकी पुरखों की यहाँ पे माई नकैन जो है उनकी समाधि जो है सिविल लाइंस कॉलेज के अंदर, और इन्हें बड़ी बड़ी ज़मीनें अलॉट की गई। तो मेरे वालिद साहब कहानी सुनाते हैं कि जब वो छोटे से थे ना, तो वो बैठे होते थे शहर में, तो नकइयों की गाड़ी गुजरती थी ना, तो शुरू से ही MNA। तो कहते हैं कि जब लोग गाड़ी रोकते थे ना, तो ड्राइवर शीशा नीचे करता था कि तुम्हें पता नहीं है कि सरदार साहब की गाड़ी में कोई बंदा नहीं बैठ सकता। तो कहते मैं खुदा से दुआ करता था कि यार मेरे मौला ये कैसे हुक्मरान। मुखालफत की वजह से आप आए सियासत? नहीं, हमारी तो, मेरे वालिद साहब की मैं बात सुना रहा हूँ, मैं तो अभी ज्वाइन किए, तो उनका सारा, तो उन्होंने फिर खुदा से दुआ की। उन्होंने कहा कि मैं अगर या अल्लाह ये हिम्मत, ताकत और तरीके हय्या अल फलाह बनाई। और फिर अगली मज़े की बात, मेरे वालिद साहब नून लीग के टिकट पे नहीं जीते। मेरे वालिद साहब को तो टिकट ही डिनाई हो गया क्योंकि नकई मुस्लिम लीग में थे, IJI बन गई 1990 में। मेरे वालिद साहब ने आज़ाद लड़ा इलेक्शन, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया, फूलनगर सामने मेरे वालिद साहब ने भी जलसा किया। वो तो मियाँ साहब ने कहा कि यार मेरे जलसे के मुकाबले में नकई साहब उस, और माय फादर वाज इन द 30s। तो फिर इंडिपेंडेंट जीत के अपनी लेगेसी बना के हम नून लीग में आए। हमें नून लीग ने टिकट दे के नहीं जिताया था। फिर नवाज शरीफ साहब के पास गए इज्जत से और उन्हें ये सीट दी कि क्योंकि हम बुनियादी तौर पे पैदाइशी मुस्लिम लीगी हैं, हमारे बुजुर्ग भी मुस्लिम लीगी थे। जीतने के बाद 90 में उन्होंने नकइयों को भी लेसन दिया
और फिर उन्होंने नवाज शरीफ को जाके सीट दी कि ये लेती माई लेट 30s एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। IGI इत्तेहाद था सारी जमातों का, खाली मुस्लिम लीग नहीं थी, आपको याद हो, रिलीजियस पार्टीज भी थी। जीतने के बाद जाके उन्हें ये सीट दी थी, तो इस वजह से हमारी पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा डिफरेंट आर्मी स्टाफ के बारे में और फिर इस वजह से, क्योंकि आपने कहा ना कि क्यों सियासत, तो फिर जिन लोगों को उनके खिलाफ सरदारों के आपने स्टैंड किया कि हमें दरमियान में छोड़ दें, फिर काट देंगे। अब अभी मेरे इलेक्शन में आप देखें, सेंट्रल पंजाब का पहला हल्का है लाहौर के बाद, बट अभी भी 2 यूनियन काउंसिल में 7,000 सफर आ रहा हूँ, 7,000। फिर मैंने वो लीड कवर की, फिर मैंने ऊपर इन्हें 16,000 से हराया। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अभी तक उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसी कायम है जहाँ पे वो कहते हैं कि ये लोग हमारी ज़मीनों में बैठे, ये हमारी राय है। उनसे मंथलीज, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि आदम में ऑपरेशन पुलिस ने किया, तो वो अनड्यू मीन्स जो है किसी से बिजली चोरी के पैसे, और मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम एज ए पाकिस्तानी, बट मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम सियासत छोड़ देते, हम अपने लोगों के साथ खड़े ना होते, उन्हें तो ये ज़िबा करते। ये सरदार और जो उनका कल्चर है, इस तरह 3 उंगलियों से हाथ मिलाना, गाँव में आप यकीन करें जाते हैं तो ऐलान होता है मस्जिद में, सरदार साहब आ गए ना जी, डेरे आ जाओ। हमारे जैसे फ़ोन कर करके रह जाते हैं कि यार किधर है ब्रो, आ जा मिलने, गपशप लगानी है। उनका सिर्फ ऐलान होता है और हर घर का बंदा पाबंद होता है डेरे। और सरदार साहब ऊपर कुर्सी पे बैठते थे, हम नीचे ज़मीन पे। हमें तो इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, हम नहीं इस तरह की गुलामियाँ कर सकते। अभी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब इज़ अ गुड गाय। उसकी रीज़न पता है क्या है? उसकी रीज़न ये है कि देखें सर, डॉलर काबू नहीं आ रहा था, हाफिज साहब ने किया, हाफिज साहब ने किया, स्मगलिंग काबू नहीं आ रही थी। और एक हाफिज साहब से अपील करना चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि खुदारा हाफिज साहब, ये जो IPPs वाले हैं ना सारे, इन्हें बंद करें एक कमरे के अंदर रात को और इनसे साइन कराएं, कैपेसिटी पेमेंट से पाकिस्तान की जान छुड़ाएं। खुदा की कसम, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा एहसान किसी ने नहीं किया होगा। एंड डोंट लुक एट एनीथिंग, बिकॉज आपके मुल्क की करोड़ों आवाम इस वजह से सफ़र कर रही है कि ये IPPs की हम सोलर लगा रहे हैं। आप देखें ना कि सोलर यूनिट गवर्नमेंट से खरीदें 60 रुपये, बेचें गवर्नमेंट को 14 रुपये। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है, गवर्नमेंट हमारे से भी 60 रुपये खरीदे। ये एट पार होता है मुआहिदा, ऐसे थोड़ी होता है। चलें, आपने 3-4 रुपये अपने लेवी चार्जेस लेने हैं, आपके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया, तो सिर्फ ये हाफिज साहब से रिक्वेस्ट है, चैम्पियन द कैपेसिटी पेमेंट्स, वी विल हैव मोर रिस्पेक्ट। बाजवा साहब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स रिजर्व्ड ही रहने में, थोड़ा सा मोहतात तो नहीं, बट बस सैड स्टोरी। उन्हें ये मतलब ये जुल्म नहीं करना चाहिए। 2017 वाला जो पाकिस्तान था, उससे कदरे बेहतर था। 100 कितने रुपए का डॉलर, 60-70 रुपए का तेल, मतलब ठीक है। IMF को खुदा हाफिज कह रहे हैं, अब IMF की आप मिन्नतें कर रहे हैं, एंड ही सेड गुड बाय टू IMF। तो यार चलने देते, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो निकल जाएगा इस सिस्टम से खुद ही। ये मत सोचें, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि आप काम ना करें तो आम आपको वोट देगी, ऐसा नहीं होता। रोक लेते हैं, रास्ते में गाड़ियाँ रोक लेते हैं कि बताएं आपने वादा किया था राणा साहब, किधर जा रहे हैं वादा पूरा किए बगैर, और अगर मैं नहीं करूँगा मुझे भी नहीं वोट देंगे। अच्छा, अवेयरनेस बड़ा मसला है आवाम का। आप ये बताइएगा कि वफाकी वज़ीर तालीम का क्या काम है और सूबाई वज़ीर तालीम का क्या काम है, ताकि आपसे रिलेटेड ही लोग आपसे पूछें। सूबाई वज़ीर तालीम देखें, जब ये डेलीगेट हुई ना 18th अमेंडमेंट के बाद, तो एजुकेशन जो है इसे एक सूबाई सब्जेक्ट बना दिया गया। तो फेडरल गवर्नमेंट का काम है अलाइनमेंट करना। फेडरल बोर्ड जिस तरह एक्सपर्ट पाकिस्तानीज़ हैं बाहर के मुल्कों के, उनके बच्चों को पढ़ाना, फिर फेडरल टेरिटरी भी है इस्लामाबाद की, वो हमारे सेंट्रल करिकुलम के निज़ाम को अलाइन करना। तो रेगुलेशन की वो बॉडी ज़रूर है, बट इम्प्लीमेंटिंग आर्म जो है वो प्रोविंस ही है। अच्छा, कुछ शेर आता है आपको? शेर व शायरी, कुछ शेर ही सुनाते हैं। आज ही मैंने सुबह पढ़ा है जी, ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहदा, एक किसे दा दिल न ढावी, रब दिलां चरेदा। अच्छा, जाते जाते आप नई नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे तालीम के हवाले से? मैं सब यंगस्टर्स को यही कहना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान जब बना ना सर 1947 में, तो बड़े बड़े ऐसे एग्जांपल्स थी। नवाब ऑफ कलात देखें, नवाब बहावलपुर देखें, जिन्होंने बहुत कुछ फॉर्च्यून छोड़ के इस मुल्क को ज्वाइन किया, और एग्जैक्टली 13 साल बाद 1960 का पाकिस्तान देखें जब आपकी करेंसी इंडिया से तगड़ी थी।
देखें जब जापानीज़ आपसे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स करने आते थे, देखें जब जापानीज़ आपसे स्कॉलरशिप्स मांगते थे, जब बंगाली स्टूडेंट्स यहाँ स्कॉलरशिप्स मांगते थे, अफ़गानी यहाँ पढ़ने आते थे, इंडियंस यहाँ महीनों रहने आते थे, जब PIA इतनी अमीर थी कि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खरीदती थी, होटल्स खरीदती थी, जब आपने सारी मिडल ईस्ट की एयरलाइंस खड़ी की, जब मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि सऊदीज़ आपसे अपने खाने के लिए फ़ंड्स लेने आते थे, जब ओमान वाले आपके पास आते थे कि हमारी हेल्प कर दें, असिस्टेंस दें हमें, तो वो पाकिस्तान उन्होंने बनाया है। आज फिर हमारी पॉपुलेशन 65% नौजवान अंडर 35 है। और कतई नज़र इस ताल्लुक से कि हम ये देखिए, सियासत जो है ना सर, एक इसमें बड़ा छोटा सा एंगल होता है इक़्तिदार का। मियां नवाज शरीफ साहब की एज 75 होगी, उनके एज प्राइम मिनिस्टर टेन्योर गिन लें 97, 99, 1993 5 साल, 13 से 17 4 साल, 9 साल के लिए नवाज शरीफ ने 75 साल ज़िंदगी के इस जुस्तजू में गुजारा। और जब आप इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्ट करें परसेंटेज, तो शायद 17%, 16% टाइम इक़्तिदार में और 83% ऑपोजिशन में। तो निकले इस जंग से जो बेसिक चीज़ें तालीम है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपका डिफेंस है, और आपकी हेल्थ है, और आपकी इकॉनमी, इन 5 चीज़ों पे अलाइनमेंट होनी चाहिए। बाकी सब पे रच के सियासत करें। और एक मज़हब, मैं इसके भी बड़ा खिलाफ। तो आप यकीन करें, देखें ना, आपके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तर्ज देते हैं माफ़ी का, गैर मुस्लिमों को माफ़ी का, गैर मुस्लिम ख़वातीन के उनसे बदतमीज़ी करने में माफ़ी का, इखलाक से लोगों को इस्लाम के दायरे में लाने का। तो इसलिए बदतमीज़ी हमारे मज़हब में नहीं सिखाई। तो एज ए नेशन लेट्स गेट कंबाइंड एंड वर्क। तालीम में क्लासरूम के अंदर कौन बच्चा PTI को वोट देता है, कौन मुस्लिम लीग नून को देता है, कौन जमात इस्लामी को देता है, कौन MQM को देता है, आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना, ना ही उन्हें उस तरफ लाएं प्लीज़। इसी तरह आपके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी जो है, आपके मुल्क का डिफेंस जो है, और आपके मुल्क की इकोनॉमिक्स जो है, इसी से आपने खाना है, इसी से आपके मुल्क ने ग्रो करना है, इसी से आपने जाने जाना है। और हम अपने उन बुज़ुर्गों को फॉलो करते हुए जिन्होंने 47 से 60 13 साल में वो पाकिस्तान बनाया, हम दोबारा इसे रीबिल्ड करें। और मेरा ये मानना है, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु ऑप्टिमिस्टिक। मुझे तो 38 साल में खुदा ने वो मौका दी है, मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वो ट्रस्ट दी है, और मेरे हल्के की अवाम और पंजाब की अवाम ने, कि मैं 38 साल की उम्र में तालीम का वज़ीर हूँ। मेरे से कितने कितने काबिल लोग हैं सर इस सूबे में, मेरे से कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मेरे से कितने सीनियर मेंबर हैं सर 8-8 दफ़ा असेंबली में। और अगर मुझे खुदा ने चूज़ तो उसी ने किया, उसी ने CM के दिल में डाला होगा, और उसी ने अवाम के दिल में रहम डाला होगा। तो पे बैक करना चाहता हूँ पाकिस्तान को। तो आए बी आर इम्प्लीमेंटिंग आर्म, मिल के रेवोल्यूशनाइज करते हैं तालीम को बग़ैर किसी तफरीक से। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों से PTI, नून लीग, फिर जमात इस्लामी, MQM सारे तंग हैं, और प्राइवेट स्कूलों की कंट्रीब्यूशन भी बढ़ी है। तो उन्हें तंग करने की बजाय, रेगुलेट करने की बजाय अपना स्टैंडर्ड रेज करते हैं ना, वो आपके बच्चों को फ्री बसें भी भेजेंगे इवेंचुअली कि यार आ जाओ हमारे स्कूलों में, फ़ीस के अंदर भी 50% ऑफ देंगे, ज़रा 20-30% इसे, और मदद करे कम्युनिटी हमारी। नेटिव्स इनिशिएटिव के थ्रू हमारे एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए हैं अपने स्कूलों में पता करें अपने गाँव के अंदर कैसे हालात हैं, पहुँचाएँ वहाँ पे यूनिफॉर्म्स, बिल्ड कराएँ वहाँ पे कमरे, अपनी वो जिम्मेदारी अदा करें। और इससे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें एड्रेस होंगी इन टर्म्स ऑफ अगर अच्छी तालीम मिल रही है, एक अच्छा प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, एक अच्छा बच्चा जिसे दुनिया की स्किल्स मिली हुई हैं वो इजीली जॉब में भी ट्रांसलेट हो जाएगा, और अगर वो बाहर की दुनिया में भी जाते हैं तो ज़र मुबादला तो आपके मुल्क में आ रहा है। तो इक्विप करें इन्हें। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस दफ़ा हमने बोर्ड के एग्ज़ाम में स्ट्रिक्टनेस की, गरीबों के बच्चे जो हैं ना वो ज़्यादा आगे जाते हैं, उनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, वो उन्हें गर्मी नहीं लगती, उन्हें सर्दी भी नहीं लगती, और उन्हें वो मौका देते हैं आए मिल के। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं वो कि खुदा की कसम दुनिया याद रखती है। बस वो कहानियाँ हैं हज़ारों में, उन कहानियों को लाखों में लिखें। गॉड विल बी काइंड इन पाकिस्तान इंशाल्लाह विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द सुपर पावर्स। 6 माह आने वाले हैं आपकी हुकूमत को, कितने अरसे बाद हम देख सकेंगे कि आपकी और दूसरे वज़रा की जो बच्चे हैं
वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर मेरी तो ये ख्वाहिश है कि ईयर नंबर 2। ईयर नंबर 2 आइडियली सब मुझे कहते हैं 3 साल, बट मेरा ख्याल है कि जिस पेस पे हम जा रहे हैं मे बी ईयर नंबर 2। आफ्टर 1 ईयर मैं आपसे ये सवाल ईयर नंबर 2। अच्छा, यानी कि आफ्टर 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स मैं आपसे ये सवाल पूछने का हक रखता हूँ कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सवाल का हक आप अभी भी रखें, ये आपका अभी भी हक बनता है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी, एज अ मिनिस्टर फॉर एजुकेशन फॉर पंजाब, मैं पब्लिक स्कूल्स को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये मेरी कौमी जिम्मेदारी है कि हमारे सरकारी स्कूलों का लेवल ये हो कि, और ये कानून होना चाहिए। मैं इस कानून को भी सपोर्ट करता हूँ कि मिनिस्टर का बच्चा भी वहीं पढ़े, बट उसमें एक दूसरा एंगल ये है कि अगर मैं प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ता, सर एचएन सरकारी स्कूल नहीं, तो शायद मैं भी आज यहाँ ना होता। तो आप ये सोचें कि अगर 20-25 साल 30 साल पिछले अगर प्राइवेट स्कूल्स ना होते तो शायद जो क्वालिटी हमें मिली है ना, ये भी ना मिलती। तो इस वजह से उनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करें, बट जिस तरह आपने कहा कि आप 2 साल बाद सेफली आप मेरे से ये सवाल करें, बल्कि आप मुझे कह रहे हो कि राणा साहब मैंने तो अपना बच्चा दाखिल करा दिया, आप अपना कब करा रहे हैं? दैट शुड बी द क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी राणा साहब का कहना ये है कि पूरे 2 साल बाद हम इनसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि उनका बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है और क्या हमारे बच्चे उस स्कूल में पढ़ पाएंगे या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।